important information to take our videos forward, and on the demand of the viewers we are starting the question answers, जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. You can click that link, give your name and your question also, जिसे हम अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो हम पब्लिश करेंगे उसमें हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है. आज हम अपनी इस वीडियो में, जैसे हमने प्रॉमिस किया था, वी विल बी डिस्कसिंग कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज के हमें कैसे एनालाइज करने चाहिए. सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जितनी भी कंपनीज हैं, listed companies on BSE and NSE, they are compulsorily required to declare their quarterly results within 1.5 month. मतलब 30th जून अगर क्वार्टर एंडिंग हुआ तो बाई 15th ऑफ अगस्त उन सबको अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने होते हैं. अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से एक्सटेंशन लेनी पड़ती है. देन कौन सी कंपनी किस दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें बीएसई की साइट पे जाके हमें मिल जाती है. रिजल्ट्स कॉलम में अगर जाएंगे तो मालूम चल जाएगा कौन सी डेट को कौन सी कंपनी रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही है. रिजल्ट्स जब डिक्लेयर करते हैं उस दिन हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, ये इंफॉर्मेशन भी बीएसई की साइट से ही आपको मिल जाएगी. बीएसई पे जाएंगे आप, रिजल्ट्स कॉलम में जो डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स होंगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो कंपनीज आर बाउंड टू अपलोड देयर रिजल्ट्स एट द बीएसई एंड एनएसई साइट्स बिफोर डिक्लेयरिंग इट टू द मीडिया. सबसे पहले बीएसई और एनएसई की साइट पे इंफॉर्मेशन आ जाती है. अगर वो नहीं करते हैं तो दे आर लायबल फॉर द पेनल्टीज, क्योंकि ये बड़ी इंफॉर्मेशन जो है बड़ी क्रिटिकल होती है. इसलिए ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले शेयर होल्डर्स को मालूम होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को मालूम होनी चाहिए. इसलिए ये इंफॉर्मेशन बीएसई और एनएसई से हमें सबसे पहले मिलती है. द नेक्स्ट इश्यू इज, क्योंकि हम मेनली फोकस करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स पे, तो एक सेट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के ऊपर ही इन्हें रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर करने पड़ते हैं. देन वी हैव टू सी टू इट, जैसे ही रिजल्ट हमें मिल गए हमें डाउनलोड कर लें अपने आईपैड पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं भी इसको डाउनलोड करके देन वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दोज रिजल्ट्स. सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि जिस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं उस क्वार्टर को हमें एनालाइज करना है और उस क्वार्टर को लास्ट क्वार्टर के साथ हमें कंपेयर करके देखना है. सीजनल इंडस्ट्रीज में हम ईयर ऑन ईयर लेते हैं. अदर देन सीजनल इंडस्ट्रीज में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिगर जो है टैली करनी चाहिए. कुछ कंपनीज लैक्स में डिक्लेयर करती हैं अपनी फिगर्स, कुछ करोड़्स में डिक्लेयर करती हैं और कुछ मिलियंस में डिक्लेयर करती हैं. लैक्स को हमें करोड़ में कन्वर्ट कर लेना है, मिलियंस को भी हमें करोड़ में कर लेना है. मिलियंस को अगर 1 जीरो लगाएंगे फिगर के साथ तो वो लैक्स बन जाएगा और लास्ट के 2 फिगर्स को हम डिलीट करेंगे तो वो करोड़ की फिगर बन जाती है. दैट वे हमें उनको एक सिंगल पैरामीटर पे लेके आना है कि सभी फिगर्स को करोड़ में हमें कंपेयर करना है. नाउ लेट अस कम स्पेसिफिकली टू द डिफरेंट थिंग्स विच वी हैव टू सी टू इट. स्टार्टिंग विद इंटरेस्ट अर्न. ये पहली फिगर हमें मिलती है बैंकों के रिजल्ट्स में. पहले क्वार्टर जो आता है, पहला क्वार्टर देख लिया, जैसे 30 जून क्वार्टर है, उसका इंटरेस्ट अर्न हमें देखना है. अब इंटरेस्ट अर्न में 3-4 थिंग्स अवेलेबल होती हैं. इंटरेस्ट अर्न जो उन्होंने एडवांसेस दिए हुए होते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उन्होंने अर्न किया है वो हमें यहां से मिलता है. ये इसकी भी 2 कंपोजिशंस रहती हैं. एडवांसेस बढ़ गए तो इंटरेस्ट अर्न बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो इंटरेस्ट अर्न जो है बढ़ जाएगा. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, एडवांसेस का बढ़ना एंड घटना और रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना और घटना, ये हमें इंटरेस्ट अर्न की फिगर में हमें रिफ्लेक्ट करता है. देन देयर इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम फॉर अस इज अदर इनकम. अब अदर इनकम में
आजकल काफी कुछ ऐड होके आता है। ऐड अदर इनकम में हमारे लिए दो आइटम जो है इंपॉर्टेंट, तीन आइटम इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहले अदर इनकम में फी इनकम आती है, जो रिन्यूअल्स वगैरह होती हैं, फी इनकम आती है। देन अदर इनकम में ट्रेजरी इनकम भी अदर इनकम का पार्ट होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट आइटम जो आजकल बनी हुई है, वी हैव टू सी कि ट्रेजरी इनकम उनकी कम हुई या ज्यादा हुई। फी इनकम जो है जनरली थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा होती है और फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में कम होती है। एंड द थर्ड आइटम इज आल्सो देयर कि जितने उनके बैंकों के राइट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एनपीए के बाद वो राइट ऑफ कर देते हैं, उनकी जो रिकवरी आती है वो भी आजकल अदर इनकम का पार्ट बना के दिखाई जाती है। तो हमें ये दो आइटम्स यहां पर देखनी है। इंटरेस्ट अर्न देख लिया, उसके बाद अदर इनकम देख ली, अदर इनकम के तीन पैरामीटर्स देख लिए, उसको कंपेयर कर लिया, तो ये हमारी बन जाती है टोटल इनकम उस क्वार्टर की। नेक्स्ट कम्स द इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम ऑफ डिपॉजिट्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट्स का क्या है। डिपॉजिट्स के वॉल्यूम बढ़ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब जो इंटरेस्ट उन्होंने दिया वो फिगर बढ़ जाती है। कई बारी डिपॉजिट्स घट गए लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो उससे भी ये इनकम बढ़ जाती है। तो हमें देखना है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर इन्होंने टोटल डिपॉजिट्स बढ़ने से इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से इनकम बढ़ रही है, या इनकम इनको एक्सपैंड करनी पड़ रही है, मतलब देना पड़ रहा है। ये दोनों आइटम हमें देख के चलना है। अब एक्सपेंडिचर साइड पे इंपॉर्टेंट आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यह भी एक मेजर फिगर होती है जिसमें दो चीजें आती हैं। एक तो जो रोजमर्रा के इनके खर्चे हैं, रेंट है, रेंट ब्रांचेस का रेंट है, एटीएम्स का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर एंड ऑल दोज थिंग जो हैं इसमें आ जाती हैं। द सेकंड इंपॉर्टेंट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ये दोनों चीजें कंट्रोल में रहनी चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अगर किसी बैंक की एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही है, कई बार बढ़ जाती है जब ये वेज रिविजन्स होते हैं, तो उन क्वार्टर्स में एम्प्लॉय कॉस्ट हमें बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन जनरली एम्प्लॉय कॉस्ट जो है मोर और लेस स्टेगनेंट रहनी चाहिए। जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ये भी कंट्रोल में रहने चाहिए। अभी रिसेंटली कुछ बैंकों का मर्जर हुआ है, तो उन बैंकों के ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये कम होने चाहिए, क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं अपने ब्रांचेस की, स्टाफ का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कम होना चाहिए। इन दोनों को मिला के डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट दिया और इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिला के टोटल एक्सपेंडिचर की हमें फिगर मिल जाती है। अब पहली आइटम हमने देखी थी टोटल इनकम, जो हमें एडवांसेस पे हुई और अदर इनकम को मिला के हुई। दूसरी आइटम हमने देखी टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें इंटरेस्ट हमने जो दिया और उसके साथ हमने जो हमारे एक्सपेंसेस हुए, ये मिला के टोटल एक्सपेंसेस बन जाते हैं। अब दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस बिजनेस प्रॉफिट कहते हैं, जिसे ऑपरेशन से प्रॉफिट जो होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम रहती है। इससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए बैंक वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहीं से मिलता है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी हमें यहीं से ये फिगर हमें मिलती है। इसके बाद हमारी दो फिगर्स और हमारी इंपॉर्टेंट आती हैं, प्रोविजंस की फिगर और प्रोविजंस फॉर एनपीएस, मिसलेनियस प्रोविजंस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। बैंकों की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने एनपीएस लेवल्स को देख के अपना पीसीआर कितना रखना चाहते हैं। पीसीआर इज प्रोविजन कवरेज रेशियो। कुछ बैंकों का पीसीआर 90% है, कुछ बैंकों का 60% है। यह डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हुए वो इस पीसीआर को कितना मेंटेन करना चाहते हैं, उसके ऊपर वो अपना प्रोविजन रखते हैं। कुछ कंटिजेंसी प्रोविजंस भी होती हैं, जैसे फ्रॉड्स वगैरह हो गए या अभी डिटेक्ट हो रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाता है बैंकों को कि यस इस केस में हमें प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, तो वो उसमें भी कंटिजेंसी प्रोविजंस में डाल देते हैं, क्योंकि उनके ऑडिटर्स
इंसिस्ट करते हैं कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फ्रॉड हो गया है तो आप फोर्सी कीजिए भी आप कितना लॉस होगा तो उतना प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है। तो ये हमारी प्रोविजंस की फिगर जो है ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस की जाती है। अब प्रोविजंस की अकाउंटिंग क्या होती है? एक तरफ से तो हमारे प्रॉफिट में लेस हो जाता है, दूसरा हमारा ये बैलेंस शीट में एक हमारे जो रिजर्व एंड सरप्लस रहता है उसमें एक प्रोविजन की फिगर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि जितनी प्रोविजन हुई वो सारे के सारे लॉस में चली जाती है या वो एक्सपेंडिचर हो जाता है। दिस इज इनडायरेक्टली जितनी ज्यादा प्रोविजन होती है वो बैंकों की बैलेंस शीट हमें स्ट्रेंथन दिखाती है, एक किस्म का सीक्रेट रिजर्व टाइप होती है। नेक्स्ट जो है टैक्स एक्सपेंडिचर या टैक्स की प्रोविजन जो करनी पड़ती है वो डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट आने वाला है उसके ऊपर मैनेजमेंट टैक्स का प्रोविजन कर लेती है, क्योंकि अगले 2-3 क्वार्टर में उन्हें एडवांस टैक्स भी देना है और उसके बाद रिटर्न फाइल करके जो टैक्स देना है उसकी प्रोविजन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें करनी पड़ती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये दो आइटम जब हम घटा लेते हैं, प्रोविजंस और प्रोविजन फॉर टैक्सेस, तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो है जनरली हम नेट प्रॉफिट को फिगर को ही मान के चलते हैं, देख के चलते हैं कि किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरफ चल रही है। लेकिन मेरे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बाकी प्रोविजंस तो बैंक की मैनेजमेंट की कॉल के ऊपर कम या ज्यादा हो जाती हैं। देन वी हैव टू सी टू इट द एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी के लिए हमारे पास फिगर्स रहती हैं ग्रॉस एनपीए की और नेट एनपीए की। ये फिगर उन्हीं में ही हमें दी जाती हैं, इसे हमें कंपेयर करना पड़ता है पिछले क्वार्टर के साथ। ग्रॉस एनपीए कम हो गए या ज्यादा हो गए, नेट एनपीए कम हो गए या ज्यादा हो गए। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का डिफरेंस क्या होता है? से 100 रुपीज के हमारे एनपीए हुए, उसके ऊपर हमने 50 रुपीज की प्रोवाइड फॉर कर लिया, मतलब प्रोविजन कर ली, तो हमारे नेट एनपीए हो जाते हैं 50 रुपीज। तो ग्रॉस में से प्रोविजन लेस करके हमारे नेट एनपीए बन जाते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर बैंक्स टेक ए कॉल कि हमें कुछ एनपीए जो रिकवर नहीं हो सकते उसे राइट ऑफ भी करना पड़ता है। सम टाइम व्हाट हैपेंस कि बैंक्स एक मोटा चंक एनपीए का राइट ऑफ कर देते हैं, तो वो फिगर भी हमारी ग्रॉस एनपीए में से कम हो जाती है और एट द सेम टाइम जो फर्दर स्लिपेजेस होती हैं वो ग्रॉस एनपीए में ऐड हो जाती हैं। तो हमें कमेंट्री में ये फिगर मिल जाती है कि बैंक ने ड्यूरिंग द क्वार्टर राइट ऑफ कितना किया और ड्यूरिंग द क्वार्टर उनकी स्लिपेजेस कितनी हुई। तो हमें राइट ऑफ को निकाल के ग्रॉस एनपीए को देखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें इंडिकेशन मिलती है कि फर्दर स्लिपेजेस किसी भी बैंक के एनपीए की कितनी हो रही हैं। उसके बाद उनका ईपीएस आ जाती है, उनकी कैपिटल की फिगर अवेलेबल है, वो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम ही रहती हैं अनलेस एंड अनटिल वो फर्दर इक्विटी अगर इशू कर रहे हैं या बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं या ईसोप्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो तभी छोटी मोटी फिगर ये चेंज होती है। देन नेक्स्ट लिस्ट जो है उसमें से हमें पता चलता है कि ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसका नेट प्रॉफिट का बाइफरकेशन क्या है। उनकी बाइफरकेशन में आ जाता है कि उनके ट्रेजरी से हुआ है या उनके रिटेल बिजनेस से हुआ है या उनकी होलसेल बिजनेस से उनको प्रॉफिट हुआ है, वो सब फर्दर डिटेल हमें वहां से मिल जाती है। आजकल दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रेजरी इनकम हो रही है, ट्रेजरी लॉसेज हो रहे हैं, उसकी वो फिगर हमें वहां से क्लियरली इंडिकेट हो जाती है। लेकिन उसको भी हमें क्वालिफाई करना पड़ता है कि हमारा टोटल जो रेवेन्यू डिफरेंट सेगमेंट से आ रहा है उसमें उन्होंने पैसा कितना जमा किया है। क्या ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या ट्रेजरी में पैसा कम कर दिया, उसकी वजह से ट्रेजरी इनकम कम ज्यादा हुई, या मार्क टू मार्केट लॉसेज की वजह से ट्रेजरी इनकम जो है कम या ज्यादा हुई। ये चीजें हमें देखने के लिए ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैनेजमेंट की कोई कमेंट्री है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, उस कमेंट्री से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। रूटीन से हटकर अगर कोई पॉलिसी चेंज किया उन्होंने, वो भी उनको कमेंट्री में देना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई सिस्टम चेंज किया वो भी कमेंट्री में देना पड़ेगा। राइट ऑफ की फिगर भी जनरली कमेंट्री में से मिल जाती है। कुछ भी एक्सेप्शनल आइटम जो है हमें कमेंट्री में से मिल जाती है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, हमें वो देखना रहता है। देन ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट तो हमने देख लिया और इसको
पेड अप कैपिटल के साथ हमने कंपैरिजन भी कर लिया ईपीएस निकालने के लिए, बट मार्केट में जो उनकी फेस वैल्यू है शेयर की, ये देखना भी इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? ये हम कोई भी जो जैसे मनी कंट्रोल है या अदर साइट्स है, वहां से वो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ईपीएस कितनी है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितने पे चल रहा है, पीई रेशियो उनकी क्या है, कि शेयर की फेस वैल्यू क्या है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है एक किसी भी बैंक को सेम लेवल पे देखने के लिए। किसी का शेयर 5 रुपए का, किसी का 10 रुपए का, किसी का 1 रुपए का, तो हमें एक इंडिकेशन लेने के लिए कि ये शेयर कितना सस्ता या महंगा है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर भी देखनी जरूरी है, कितना सस्ता महंगा है, पीई रेशियो देखने की जरूरत है, प्राइस अर्निंग रेशियो देखने की जरूरत है कि कितनी अर्निंग हुई और उसका प्राइस क्या है, कितने मल्टीपल्स में ये चल रहा है। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये शेयर मार्केट ये प्रिज्यूम करके चल रही है से 10 की पीई है। इसका मतलब है शेयर मार्केट ये प्रिज्यूम करके चल रही है कि अगले 10 साल तक ये शेयर इस लेवल के प्रॉफिट्स देता रहेगा और उसको आज की डेट में एनकैश करके उसका शेयर प्राइस निकला हुआ है। हमने रिसेंटली देखा होगा कई कंपनीज की पीई रेशियो 100 तक चली जाती है, तो उसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस जो न्यू एज कंपनीज हैं, ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा होते हैं। जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज रहती हैं उनकी पीई थोड़ा कम होती है। जो रिसेंटली ग्रोथ में चल रही होती हैं उनकी प्राइस अर्निंग ज्यादा रहती है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमें हर क्वार्टर हर एक बैंक के देखने के बाद डिसाइड करना है कि क्या हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब इसके ऊपर जो शेयर की चाल रहती है उसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, बेसिक्स ऑफ द शेयर मार्केट। उससे हमें इंडिकेशन रहती है कि ऑपरेटर्स जो हैं सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर नहीं, टेक्निकल के ऊपर नहीं, ऑपरेटर्स क्या सोच के चलते हैं उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था। अगर आप उसको देखना चाहें तो उसको भी सर्च कर सकते हैं। दैट विल गिव अस ए इंडिकेशन कि फंडामेंटल प्लस टेक्निकल प्लस ऑपरेटर की साइकी, ये सब देखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें इस शेयर में कब एंटर करना है। एनालाइज करने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वी विल टेक इट ऑन, और अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सेकंड वीडियो में फर्दर एनालाइज इसको किया जा सकता है और ज्यादा टेक्निकल वे में हम इसे एनालाइज कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.